हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टारगेट टीजीटी होम साइंस। मैं विनीता वर्मा। चलिए हम अपनी आज एक्सटेंशन एजुकेशन की नई क्लास स्टार्ट करते हैं चंद मोटिवेशनल लाइनों के साथ। जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, जब दी चुनौती सिंधु को फिर धार क्या मझधार क्या, कह मृत्यु को वरदान ही जब मरना लिया है ठान ही, जब आ गए रणभूमि में फिर जीत क्या फिर हार क्या, जब आ गए रणभूमि में फिर जीत क्या फिर हार क्या। इन्हीं मोटिवेशनल लाइन के साथ चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स से जो है ये क्वेश्चन बनाए गए हैं। इसकी सीरीज बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप इसको कंटिन्यू पढ़ते रहिए या फिर एक दो बार सुनिए या फिर जो है कहीं ना कहीं नोट डाउन करिए और रिवीजन करते हुए आगे बढ़िए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारे आज के टॉपिक कौन कौन से होंगे आइए ये भी देख लेते हैं। पहला होगा प्रौढ़ शिक्षा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। फिर होंगे प्रसार कार्यक्रम, इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन होंगे। फिर है संचार प्रक्रिया, है ना, कम्युनिकेशन। फिर होगा योजना कार्यक्रम, यानी कि कौन सी योजनाएं और कौन सी कार्यक्रम, इन सारी चीजों से, है ना, यूएनओ एंड डब्ल्यूएचओ से। तो ये हमारी क्या है, तो ये हमारी अंतर्राष्ट्रीय जो है संगठन या अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इनसे रिलेटेड जो भी चीजें हैं। चलिए आइए हम पढ़ते हैं। तो देखिए हमारी जो है सीरीज का पहला प्रश्न क्या है, आइए देखते हैं। एक मिनट। निम्नलिखित में से कौन सा प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया जिसका उद्देश्य वयस्क साक्षरता को बढ़ावा देना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, बी है साक्षरता मिशन, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, सी है सर्व शिक्षा अभियान, डी है एकलव्य योजना। तो देखिए पूछा क्या जा रहा है, जो है निम्नलिखित में से कौन सा प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया जिसका उद्देश्य क्या है, वयस्क साक्षरता, है ना। तो जो है हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रौढ़ शिक्षा के संदर्भ में डायनेमिक लिटरेसी का क्या तात्पर्य है। ऑप्शन देख लेते हैं। क्या पूछा जा रहा है, डायनेमिक लिटरेसी, इसका क्या तात्पर्य है। ए है केवल पढ़ने लिखने की क्षमता, एक मिनट। फिर बी है हमारा, ऑप्शन हो जाएंगे कौन से, बदलते सामाजिक आर्थिक परिवेश में शिक्षा का प्रयोग करने की क्षमता। फिर सी है केवल मौखिक संरचना की संचार की क्षमता, डी है साक्षरता का केवल पारंपरिक अर्थ। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, बदलते सामाजिक आर्थिक परिवेश में शिक्षा प्रयोग करने की क्षमता, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन होगा हमारा, निम्नलिखित में से किस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में महिला साक्षरता को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया गया है। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, बी है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, सी है साक्षर भारत कार्यक्रम, डी है समग्र शिक्षा अभियान। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, साक्षर भारत कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के तहत जो है ग्रामीण क्षेत्रों में महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है। बाकी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना आप जानते हैं ये कब 2005 में लागू हुई थी। इसमें क्या होता है, 100 दिन का जो है कार्य और उसका जो है कार्य के बदले आपको पैसे दिए जाएंगे, 100 दिन का जो है आपको रोजगार मिलेगा। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। फिर है अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ साक्षर भारत मिशन का उद्देश्य क्या था। ऑप्शन ए है डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना, बी है 15 वर्ष से अधिक आयु के अशिक्षित वयस्कों को शिक्षा देना, सी है केवल महिलाओं को साक्षर बनाना, डी है केवल ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ाना। देखिए सबसे पहले आप इतना जान लीजिए, अगर किसी भी प्रश्न के आंसर में अगर केवल लग जा रहा है तो केवल हमेशा आप जान लीजिए
निगेटिव मार्किंग हमारा करता है। नकारात्मक कोई भी आंसर हो ही नहीं सकता, इसलिए केवल वाले ऑप्शन आप पहले ही काट दीजिए। बच्चे हैं 2, तो डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना होगा नहीं। बच्चा 15 वर्ष से अधिक आयु के शिक्षित वयस्कों को शिक्षा देना, ये साक्षर भारत मिशन का उद्देश्य था। फिर अगला प्रश्न है, फ्रेयरे की साक्षरता अवधारणा में किस कारक पर सबसे अधिक जोर दिया गया? तो ऑप्शन हमारे हैं संवादात्मक शिक्षण, बी है रटने की प्रक्रिया, सी है सामाजिक नियंत्रण, डी है पारंपरिक शिक्षा पद्धति। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए संवादात्मक शिक्षण। ये जो है फ्रेयरे की साक्षर अवधारणा, इसी पर जो है जोर दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, नव प्रौढ़ साक्षरता शब्द का क्या तात्पर्य है? प्रश्न फिर से देख लीजिए, नव प्रौढ़ साक्षरता शब्द का तात्पर्य क्या है? तो आइए हम देखते हैं अपने ऑप्शन। ए है हाल ही में साक्षर हुए व्यक्तियों द्वारा प्राप्त ज्ञान, बी है विद्यालयी शिक्षा प्राप्त कर चुके व्यक्ति, सी है केवल औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्ति, फिर डी है जीवन भर शिक्षण प्रक्रिया से जुड़े रहने वाले व्यक्ति। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ए ऑप्शन में हमारा क्या है? हाल ही में साक्षर हुए व्यक्तियों द्वारा प्राप्त ज्ञान, यही होगा नव प्रौढ़ साक्षरता का अर्थ। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, साक्षरता और प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक सर्वाधिक उपयुक्त होता है? और देखिए सिर्फ आंसर पे ना जाइएगा, ये जितनी भी चीजें हैं, जो भी ऑप्शन है, इनको भी हम ध्यान से पढ़ेंगे। इन ऑप्शन से भी नए प्रश्न बन सकते हैं, तो ये थोड़ा सा बड़े ऑप्शन है और इन ऑप्शनों के द्वारा भी नए प्रश्न बन सकते हैं। तो सारी चीजें आप कवर अप करते हुए चलिए और इनको ध्यान से पढ़ते हुए थोड़ा बहुत समझ लिए। फिर ए है, हमारे ऑप्शन क्या है? शिक्षकों की संख्या, फिर बी है शिक्षण सामग्री की गुणवत्ता, सी है कार्यक्रम पूरा करने वाले व्यक्तियों का अनुपात, डी है साक्षरता केंद्रों की संख्या। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कार्यक्रम पूरा करने वाले व्यक्तियों का अनुपात, है ना। साक्षरता और प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों का मूल्यांकन करने के लिए कौन सा संकेतक सर्वाधिक उपयुक्त है? तो होगा कार्यक्रम पूरा करने वाले व्यक्तियों का अनुपात। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रौढ़ शिक्षा का सिद्धांत नहीं है? ए है स्वैच्छिक भागीदारी, बी है अनुकूलन शिक्षण वातावरण, सी है एक पक्षीय व्याख्यान पद्धति, डी है अनुभव आधारित शिक्षा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, एक पक्षीय व्याख्यान पद्धति। ये इसका जो है सिद्धांत नहीं होगा, अन्य हर सारी चीजें होंगी। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, रूरल फंक्शनल लिटरेसी प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए है ग्रामीण युवाओं को तकनीक प्रशिक्षण, बी है वयस्कों को व्यवसायिक कौशल प्रदान करना, सी है कृषि स्वास्थ्य एवं नागरिक जीवन से जुड़ी साक्षरता को बढ़ावा देना, डी है डिजिटल शिक्षा प्राप्त करना। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कृषि स्वास्थ्य एवं नागरिक जीवन से जुड़ी साक्षरता को बढ़ावा देना, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं। आजीवन शिक्षा, है ना, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, आजीवन शिक्षा की अवधारणा में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं है? नहीं को पहले कर लीजिए कि कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं है। तो जितने हमको अगर सम्मिलित होंगे वो पता होगा तभी तो हम आंसर कर पाएंगे। ए है सतत अधिगम, बी है औपचारिक शिक्षा की समाप्ति, सी है विभिन्न आयु वर्गों के लिए शिक्षा, डी है व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक विकास। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, औपचारिक शिक्षा की समाप्ति, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आजीवन शिक्षा में जो है कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं है? तो औपचारिक शिक्षा की समाप्ति, ये तत्व सम्मिलित नहीं है। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रसार कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कौन सा मॉडल सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है? ए है टॉप डाउन मॉडल, बी है बॉटम अप मॉडल, सी है रैखिक मॉडल, डी है द्विदिशीय मॉडल। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, द्विदिशीय मॉडल। द्विदिशीय मॉडल क्या होगा? तो ये प्रसार कार्यक्रमों में
प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जाना जाएगा। फिर चलिए अगला देख लेते हैं। एक मिनट, सॉरी। ट्राइपार्टाइल मॉडल किस क्षेत्र में उपयुक्त होता है? क्या पूछ रहे हैं? ट्राइपार्टाइल मॉडल किस क्षेत्र में उपयुक्त होता है? तो ए है कृषि विस्तार, बी है महिला सशक्तिकरण, सी है ग्रामीण विकास, डी है स्वास्थ्य जागरूकता। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कृषि विस्तार। ठीक है, फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा संचार माध्यम प्रसार कार्यक्रमों में अधिक प्रभावी होता है? तो ऑप्शन ए है प्रिंट मीडिया, बी है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सी है इंटरपर्सनल संचार, डी है सोशल मीडिया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इंटरपर्सनल संचार, है ना। ये जो है संचार माध्यम प्रसार कार्यक्रमों में अधिक प्रभावी होता है, इंटरपर्सनल संचार। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन सिद्धांत के अनुसार प्रसार कार्यक्रमों की सफलता किस पर निर्भर करती है? ए है नवाचार को अपनाने की गति, बी है सरकारी सहायता, सी है शैक्षिक योग्यता, डी है तकनीकी साधन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए नवाचार को अपनाने की गति, कि मतलब नई चीजें किस गति से अपनाई जा रही है। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्या कह रहा है? एक प्रभावी प्रसार कार्यक्रम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होनी चाहिए? ए है लक्षित जनसंख्या की आवश्यकताओं के अनुरूप हो। फिर अगला है हमारा ऑप्शन केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित हो, केवल लिखित सामग्री पर आधारित हो, प्रशिक्षकों की संख्या पर निर्भर हो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन ए। क्या है हमारा? लक्षित जनसंख्या की आवश्यकताओं के अनुरूप हो, है ना। एक प्रभावी प्रसार कार्यक्रम सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? कि वो लक्षित जनसंख्या जो भी है उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप हो, तभी वो हमारा सफल होगा। फिर अगला प्रश्न है, प्रसार कार्यक्रमों में PIPP सिद्धांत किसे दर्शाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है प्रतिभागिता, सूचना, योजना और प्रक्रिया, फिर है प्रसार, सूचना, प्रभाव और प्रोत्साहन, सी है प्राथमिक योजना, प्रेरणा और प्रक्रिया, डी है प्रदर्शन, शिक्षा, प्रेरणा और प्रसार। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए प्रतिभागिता, सूचना, योजना और प्रक्रिया। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कृषि प्रसार कार्यक्रमों में KVK का मुख्य कार्य क्या है? KVK का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। कृषि अनुसंधान, बी है प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन, सी है सरकारी नीतियों का प्रचार, डी है विपणन सुविधा उपलब्ध कराना। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसका? एक मिनट, ऑप्शन बी प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन। ये जो है KVK कार्यक्रम का मुख्य जो है कार्य है प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसार कार्यक्रमों में संचार के कौन से मॉडल को सर्वोत्तम माना गया है? यानी कि प्रसार कार्यक्रम जो होते हैं उसमें संचार मॉडल जो दिए रहते हैं, जैसे अरस्तु का हो गया, दहामा का हो गया, इस तरह से लीगन्स का हो गया। तो जैसे इन लोगों ने कैसे बनाए हैं मॉडल, तो उन्हीं मॉडलों के आधार पे कार्यक्रमों को, जो संचार कार्यक्रम है उनको कैसा सर्वोत्तम माना जाता है। तो देख लेते हैं आइए। एक पक्षी मॉडल, फिर है भागीदारी आधारित मॉडल, सी है व्याख्यान आधारित मॉडल, डी है औपचारिक शिक्षा मॉडल। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी भागीदारी आधारित मॉडल, यानी कि भागीदारी बहुत आवश्यक है। फिर चलिए अगला देखते हैं। क्या कह रहा है? प्रसार कार्यक्रमों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त मूल्यांकन तकनीकी नहीं है? फिर प्रश्न दोहरा दे रहे हैं। प्रसार कार्यक्रमों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त मूल्यांकन तकनीकी नहीं है? यानी कि मूल्यांकन की तकनीकी क्या नहीं है? ऑप्शन ए है फीडबैक विश्लेषण, बी है प्रभाव मूल्यांकन, सी है केवल मौखिक प्रक्रिया, फिर डी है दीर्घकालिक प्रभाव। तो हमारा
करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी केवल मौखिक प्रक्रिया, ये हमारा उपयुक्त तकनीक नहीं है और बाकी अन्य सारी चीजें जो है फीडबैक, प्रभाव मूल्यांकन और अन्य सारी चीजें होंगी। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी अवधारणा किसके अंतर्गत आती है? ए है प्रसार शिक्षा, बी है सार्वजनिक नीति, सी है सामाजिक संरचना, डी है औद्योगिक विकास। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए प्रसार शिक्षा, है ना, प्रसार शिक्षा। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी अवधारणा प्रसार शिक्षा के अंतर्गत आती है। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? संचार प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? ए है संदेश, बी है माध्यम, सी है प्राप्तकर्ता, डी है उपरोक्त सभी। संचार प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। देखिए हमारी सभी चीजें जो है महत्वपूर्ण तत्व हैं, संदेश, माध्यम और प्राप्तकर्ता। भाई अगर हमारे पास कोई मैसेज नहीं होगा तो हम बताएंगे क्या, और माध्यम नहीं होगा, मान लीजिए हमारे पास सारी चीजें डाटा जो है उपलब्ध, लेकिन कोई माध्यम नहीं है आप तक पहुंचाने का, तब भी सब बेकार है। और इसके बाद मान लीजिए हम पहुंचा रहे हैं लेकिन कोई रिसीव ही नहीं कर रहा है, तो वो भी चीजें नहीं जो है सही हो पाएंगी। इसलिए सारी चीजें महत्वपूर्ण है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सैनन और वीवर संचार मॉडल में नॉइज का क्या अर्थ है? नॉइज का क्या अर्थ है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है पृष्ठभूमि का शोर, बी है गलत फहमी उत्पन्न करने वाला कारक, सी है अतिरिक्त सूचना, डी है संदेश की स्पष्टता। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी गलत फहमी उत्पन्न करने वाले कारक, है ना। सैनन और वीवर संचार मॉडल में नॉइज का अर्थ है गलत फहमी उत्पन्न करने वाला कारक। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। फीडबैक संचार प्रक्रिया में, फीडबैक संचार प्रक्रिया में क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है संदेश को प्रभावीशीलता को मापने के लिए, बी है संदेश को दोहराने के लिए, सी है संचार को बाधित करने के लिए, डी है संचार प्रक्रिया को जटिल बनाने के लिए। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए संदेश को प्रभावशीलता को मापने के लिए, यानी कि जो चीज हमने आपको पहुंचाई है तो उसको कितना प्रभावशाली रहा, मतलब वो सफल रहा कि नहीं रहा, सफल रहा तो कितने प्रतिशत रहा, लोगों ने उसको कितना स्वीकार किया, उससे क्या क्या लाभ उठाए। तो जब हमको फीडबैक मिलेगा तभी तो हमें पता चलेगा। इसलिए फीडबैक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है अपनी चीज को प्रभावशालीता या जो है जो भी चीज हुई है उसके प्रभाव को नापने के लिए। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी संचार का गुण नहीं है? ए है स्पष्टता, बी है अस्पष्टता, सी है संक्षिप्तता, डी है प्रासंगिकता। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अस्पष्टता, है ना। ये जो है प्रसार का गुण नहीं, बाकी स्पष्टता हो गया, संक्षिप्तता हो गया और प्रासंगिकता, यानी कि उसकी कितनी प्रासंगिक चीज है और उसको स्पष्ट होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, लेकिन अस्पष्टता इसका कोई गुण नहीं है। फिर अगला प्रश्न क्या है? बेरलो का संचार मॉडल में कौन सा तत्व शामिल नहीं है? बार्लो होगा, कहीं कहीं बार्लो भी लिखा रहता है, इसलिए आप लोग कंफ्यूज नहीं होगा बार्लो और बार्लो में। ऑप्शन ए है स्रोत, बी है संदेश, सी है माध्यम, डी है प्रतिक्रिया। तो कौन सा शामिल नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रतिक्रिया। ये जो है इनके मॉडल में शामिल नहीं है। फिर चलिए अगला देखते हैं। द्विपक्षीय संचार का उदाहरण क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। टेलीविजन प्रसारण, बी है समाचार पत्र, सी है टेलीफोन वार्ता, डी है रेडियो प्रसारण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टेलीफोन वार्तालाप। ये जो है द्विपक्षीय संचार का उदाहरण है। फिर चलिए अगला देखते हैं। संचार में गेट कीपिंग की भूमिका क्या होती है? ए है सूचना को नियंत्रित करना, बी है संदेश की व्याख्या करना, सी है प्राप्तकर्ता को बदलना, डी है संचार प्रक्रिया को रोकना।
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूचना को नियंत्रित करना, है ना। ये संचार में गेट कीपिंग की भूमिका होती है, सूचना को नियंत्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संचार मॉडल में द्रुत प्रभाव सिद्धांत का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है तुरंत प्रतिक्रिया मिलने वाली प्रक्रिया, बी है धीरे धीरे वाला संचार, सी है संदेश का कोई प्रभाव न होना, फिर डी है केवल लिखित संचार। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, तुरंत प्रतिक्रिया मिलने वाली प्रक्रिया, जिससे जो है तुरंत हमें प्रतिक्रिया मिले, वो क्या होता है? द्रुत प्रभाव सिद्धांत कहलाता है। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। संदेश का सांस्कृतिक संदर्भ किस संचार सिद्धांत से संबंधित है? ए है संरचनात्मक सिद्धांत, बी है भाषाई सिद्धांत, सी है सांस्कृतिक संचार सिद्धांत, डी है व्यवहारवादी सिद्धांत। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संस्कृति संचार सिद्धांत। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। साइकोलॉजिकल नॉइज का उदाहरण क्या है? ऑप्शन ए है मानसिक पूर्वाग्रह, बी है बाहरी ध्वनि, सी है खराब सिग्नल, डी है तकनीकी खराबी। तो साइकोलॉजिकल नॉइज का उदाहरण क्या है? ऑप्शन ए हो जाएगा मानसिक पूर्वाग्रह। फिर चलिए देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए फिर देखते हैं अगला प्रश्न। योजना निर्माण की प्रक्रिया में सतत मूल्यांकन का क्या महत्व है? ए है केवल बजट निर्धारण में सहायक होता है, बी है योजना को प्रभावशीलता मापने के लिए आवश्यक होता है, सी है केवल कागजी कार्रवाई का एक भाग है, डी है योजना को बाधित करने वाला कारक है। केवल वाले आप पहले ही हटा दीजिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन बी, योजना को प्रभावशीलता मापने के लिए आवश्यक होता है। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत किस वर्ष हुई? ऑप्शन है 1947, 1951, 1965, 1972। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका आंसर। फिर चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बॉटम अप प्लानिंग का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है निर्णय लेने की प्रक्रिया उच्च स्तर से शुरू होती है, बी है नीति निर्धारण जमीनी स्तर से शुरू होकर शीर्ष तक जाता है, सी है केवल केंद्रीय सरकार योजनाएं बनाती है, डी है केवल राज्यों द्वारा योजनाएं लागू की जाती हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीति निर्धारण जमीनी स्तर से शुरू होकर शीर्ष तक जाता है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, फिर देख लेते हैं, योजना क्रियान्वयन में SWOT शॉर्ट विश्लेषण का क्या उपयोग होता है? ऑप्शन ए है संगठन की आंतरिक और बाह्य कारकों की पहचान करना, बी है केवल वित्तीय मूल्यांकन करने के लिए, सी है केवल सरकारी योजनाओं के प्रचार के लिए, डी है केवल जनसंख्या वृद्धि का विश्लेषण करने हेतु। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संगठन की आंतरिक और बाह्य पहचान करने के लिए इस विश्लेषण का उपयोग करते हैं। अन्य में तो केवल लगा है, वैसे भी नहीं होगा। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। योजना निर्माण में SMART स्मार्ट लक्ष्यों का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए है सरल औपचारिक नियमित पारदर्शी, बी है विशिष्ट मापनीय प्राप्त करने योग्य शिक्षक प्रासंगिक समयबद्धता। फिर चलिए देखते हैं अगला ऑप्शन है वैज्ञानिक मशीनी स्वचालित त्वरित, डी है सतत मितव्ययी समग्र पारदर्शी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विशिष्ट मापनीय प्राप्त करने योग्य प्रासंगिक संबद्ध, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर देखते हैं अगला प्रश्न। ग्रामीण विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ए है शहरी क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देना, बी है ग्रामीण क्षेत्रों में समावेशी विकास सुनिश्चित करना,
सी है केवल बुनियादी ढांचे का निर्माण करना। डी है केवल कृषि उत्पादन बढ़ाना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रामीण क्षेत्रों में समावेशी विकास को सुनिश्चित करना। ग्रामीण क्षेत्रों में समावेशी विकास को सुनिश्चित करना, यह ग्रामीण विकास योजना का मुख्य उद्देश्य होता है। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता किस संशोधन द्वारा मिली? ए है 42वां संशोधन, बी है 73वां संशोधन, सी है 61वां संशोधन, फिर डी है 86वां संशोधन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 73वां संशोधन, है ना। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस किस योजना का हिस्सा है? ए है गरीबी उन्मूलन, बी है खाद्य सुरक्षा, सी है ग्रामीण रोजगार योजना, डी है शिक्षा सशक्तिकरण योजना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खाद्य सुरक्षा योजना। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण महिलाओं के लिए स्वरोजगार को बढ़ावा देता है? एक मिनट देख लेते हैं फिर से आप जो है। कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण महिलाओं के लिए स्वरोजगार को बढ़ावा देता है? ए है मनरेगा, बी है स्टैंड अप इंडिया, सी है सखी योजना, डी है स्वयं सहायता समूह योजना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ग्रामीण महिलाओं के लिए स्वरोजगार? तो स्वयं सहायता समूह योजना, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सॉरी। फिर है योजना मूल्यांकन में डेल्फी तकनीक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विशेषज्ञों की राय प्राप्त करने के लिए। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यूएनओ का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए है केवल युद्ध रोकना, बी है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, सी है केवल विकासशील देशों को सहायता प्राप्त करना, डी है व्यापार को नियंत्रित करना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक मिनट, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक मिनट। डब्ल्यूएचओ की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए है 1945, बी है 1948, सी है 1951, डी 1960। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1945। पूरा है 7 अप्रैल, ठीक है, 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। 7 अप्रैल 1948। 45 को प्रपोजल, 46 में प्रपोजल दिया गया था 45 में, और जो है लेकिन ये चीन और ब्राजील द्वारा, लेकिन ये स्थापित या स्थापना 1948 में हुई थी 7 अप्रैल को। तभी से विश्व स्वास्थ्य दिवस भी हम मनाते हैं 7 अप्रैल को। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा का प्रमुख कार्य क्या होता है? ए है वैश्विक युद्धों को समाप्त करना, बी है सदस्य देशों के लिए नीतियां और संकल्प परिवर्तित पारित करना, सी है केवल सुरक्षा परिषद के निर्णयों को मान्यता देना, डी है केवल आर्थिक सहायता प्रदान करना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सदस्य देशों के लिए नीतियां और संकल्प पारित करना होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ सभा का मुख्य कार्य यही होता है, सदस्य देशों के लिए नीतियां और संकल्प पारित करना। एक मिनट।
ये कहाँ चला गया भाई, सॉरी। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, जिनेवा, पेरिस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिनेवा। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 45, बी है 10, सी है 15, डी है 20। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। WHO द्वारा चलाई गई ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है पोलियो उन्मूलन, फिर है मलेरिया नियंत्रण, सी है कुपोषण उन्मूलन, डी है नवजात शिशु देखभाल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, पोलियो उन्मूलन। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स किस वर्ष अपनाए गए? MDGs मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स किस वर्ष अपनाए गए? ऑप्शन है ए है 1995, बी है सन 2000, सी है 2010, डी है 2015। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सन 2000। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। WHO का कार्य क्षेत्र कौन सा नहीं है? ए है सार्वजनिक स्वास्थ्य, बी है महामारी नियंत्रण, सी है खाद्य सुरक्षा, डी है अंतरिक्ष अनुसंधान। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंतरिक्ष अनुसंधान। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों SDGs का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए है केवल आर्थिक विकास, बी है केवल पर्यावरण सुरक्षा, सी है सतत और समावेशी विकास, डी है केवल औद्योगिकरण। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सतत और समावेशी शिक्षा। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सतत और समावेशी शिक्षा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की सीरीज का आखिरी प्रश्न। WHO के यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है सभी को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, केवल गरीबों के लिए स्वास्थ्य देना, सी है केवल संक्रमण रोगों पर ध्यान देना, फिर डी है केवल विकसित देशों में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करना। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सभी को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना। यह WHO के यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का लक्ष्य है। इस क्या? तो सभी को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना। इस तरह से हमारी आज की सीरीज जो है, जिसमें 50 क्वेश्चन थे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे, महत्वपूर्ण बिंदुओं से उठे हुए प्रश्न है, और ये सारे जो है सेल्फ मेड प्रश्न है, और जो है उन्हीं जो थ्योरी आपने पढ़ रखी उस थ्योरी से मुख्य मुख्य बिंदु जो होंगे वहीं से टॉपिक उठाकर ये प्रश्न जो है पूरे बनाए गए हैं। तो फिर चलिए आज की कंप्लीट होती है सीरीज, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।